ड्रामा की शुरुआत में हमें मेल लीड शियाओ यान दिखाई देते हैं, जो कि हैश ग्रुप के सीईओ हैं। उनके पास एक प्यारा बेटा है जिसका नाम शियाओ बू है, जो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही कपड़े पहनता है। अगले सीन में फीमेल लीड शू नजर आती है, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड यांग और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठी है। शू असल में एक साइकोलॉजिस्ट है। वो यांग की गर्लफ्रेंड से कहती है, मैंने इसे बहुत सपोर्ट किया था और इसने मुझे धोखा दिया, अब तुम इस कचरे का ध्यान रखना, और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ बू ऑफिस में चीजें इधर उधर फेंक रहा है। सेक्रेटरी उसे बताती है, तुम्हारे पापा मीटिंग में हैं और थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन बू नहीं सुनता। तभी उसके पापा शियाओ यान आ जाते हैं और उसे डांटते हैं। यहीं पर पता चलता है कि शियाओ बू को एक मानसिक स्थिति है और वह बोलता नहीं है, इसलिए शियाओ यान उसे हमेशा अपने पास रखते हैं। अगले सीन में शू अपनी एक दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रही होती है। उसकी दोस्त कहती है, लड़कियां ब्रेकअप के बाद रोती हैं, लेकिन तुम तो डांस कर रही हो। बाद में वो बताती है कि यांग को हैश ग्रुप की तरफ से एक अवार्ड मिलने वाला है। शू पूछती है, कैसा अवार्ड? दोस्त जवाब देती है, ये एक एकेडमिक रिसर्च अवार्ड है। शू गुस्से में बोलती है, उस रिसर्च का 90% मैंने किया था। दोस्त कहती है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सारा नाम और पैसा खुद ले जाएगा। गुस्से में शू बदला लेने का फैसला करती है। फिर हम देखते हैं कि शियाओ यान काम में व्यस्त हैं और शियाओ बू चोरी छिपे लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर चला जाता है। जब शियाओ यान को यह पता चलता है तो वो उसे घबराकर ढूंढने लगते हैं। वहीं शियाओ बू अपने पापा के पोस्टर पर स्टिकी नोट्स चिपका रहा होता है। स्टाफ उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो डर कर जोर जोर से रोने लगता है और भागने की कोशिश करता है। तभी एक ट्रॉली उसके रास्ते में आ जाती है, लेकिन शू उसे गिरने से बचा लेती है। शू कार्ड्स के जरिए उससे बात करती है और उसका नाम जान लेती है। वो उसे एक रुमाल और कद्दू का तोहफा देती है। तभी शियाओ यान का सेक्रेटरी आता है और शू कहती है, उसके पापा को कहो कि अपने बेटे का थोड़ा ध्यान रखें। फिर शू ऊपर जाती है, जहां शियाओ यान अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। शू गलती से शियाओ यान को यांग समझ बैठती है और उसे मारने लगती है। तुम मेरे काम का क्रेडिट ले रहे हो, आज नहीं छोड़ूंगी। कमरा अंधेरा होता है, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाती। जब शियाओ यान लाइट जलाते हैं, वह पीछे हटती है, लेकिन उसकी टाई शियाओ यान के साथ फंस जाती है, जिससे दोनों पास आ जाते हैं। यह सीन शियाओ यान की लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाता है। शू गुस्से में अपने बाल कैंची से काट लेती है और चली जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, वह यांग को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अवार्ड सेरेमनी में देखती है। जब शियाओ यान यांग को अवार्ड देने वाला होता है, वह शू की बातें याद करता है और किसी का नाम लिए बिना मंच छोड़ देता है। फिर वह अपने बेटे से कहता है, अब सो जाओ। बू अपने पापा को वह रुमाल दिखाता है जो शू ने उसे दिया था और कहता है, यह रुमाल शू आंटी ने दिया था। रात को शियाओ यान शू का स्केच बनाते हैं और सोचते हैं, मैं चाहता हूं कि शू मेरे बेटे की डॉक्टर बने और हमारे साथ रहे। वह सोचते हैं, आखिर मेरे बेटे को इसमें ऐसा क्या दिखा? अगले दिन सेक्रेटरी बताता है, शू ने आपका ऑफर ठुकरा दिया है। शियाओ यान खुद शू को कॉल करते हैं और उसे जॉब ऑफर देते हैं, लेकिन शू सोचती है कोई मजाक कर रहा है और फोन काट देती है। फिर शियाओ यान उसे काफी पैसे का ऑफर देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे की पर्सनल डॉक्टर बनो। शू जवाब देती है, मैं फुल टाइम काम करती हूं और पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। शियाओ यान अपने दोस्त को सब कुछ बताते हैं और दोस्त कहता है वो आम लड़की नहीं है और कुछ सलाह देता है। इसके बाद शियाओ यान शू को ढेरों गिफ्ट भेजते हैं, लेकिन शू प्रभावित नहीं होती। वह उसका पीछा करते हैं। शू तेज गाड़ी चलाकर एक संकरी गली में जाती है, लेकिन शियाओ यान दूसरी तरफ से आकर उसे पकड़ लेते हैं। शू पूछती है, तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? वह जवाब देता है, तुम्हारे रिज्यूमे से। उसी वक्त एक लड़की की चीख सुनाई देती है और शू मदद के लिए दौड़ती है। कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और शू उन पर हमला कर देती है। शियाओ यान भी लड़ता है, लेकिन उसका हाथ चोटिल हो जाता है। शू उसका हाथ पट्टी करती है और उसे एक टॉफी देती है। अगले दिन शियाओ यान शू का स्केच वाला केक बनाते हैं और उसे देने हॉस्पिटल जाते हैं। शू केक देखकर खुश हो जाती है। बाद में जब वे शूटिंग रेंज पर होते हैं, शू को दिक्कत होती है तो शियाओ यान उसकी मदद करता है और दोनों पास आ जाते हैं। अगले दिन जब शियाओ यान अपने कंपनी के ब्रेसलेट्स देख रहे होते हैं, उनका दोस्त कहता है, इन्हें द हार्ट ऑफ लव कहते हैं। शियाओ यान जवाब देते हैं, हाँ, ये कपल्स के लिए हैं और हमारी कंपनी ने हाल ही में इन्हें लॉन्च किया है। फिर शियाओ यान अस्पताल में शियाओ के साथ होते हैं। शू पूछती है, क्या तुम्हारी कोई बर्थडे विश है? बू उदास होकर दो खिलौना कारें टकराता है, जैसे कुछ कहना चाहता हूँ। शियाओ यान उसे गले लगाते हैं, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह शू को बताते हैं, 5 साल पहले एक हादसे में उसकी माँ की मौत हो गई थी। तभी से वो हंसना और बोलना बंद कर चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे फिर से वैसा बना दो जैसा वो पहले था। उसका तनाव कम करने के लिए एक बर्थडे पार्टी रखते हैं। मैं
इस वीकेंड फ्री हूँ, हम साथ में प्लान कर सकते हैं। अगले सीन में शू शियाओ यान के ऑफिस जाती है और एक एग्रीमेंट साइन करती है। रात को शियाओ यान उसे घर छोड़ते हैं। रास्ते में वह कार में ही सो जाती है। शियाओ यान उसके हाथ में कंपनी का ब्रेसलेट पहनाते हैं। जब वह उठती है पूछती है, ये क्या कर रहे हो? शियाओ यान कहते हैं, ये मेरी कंपनी का हेल्थ ब्रेसलेट है, सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ। अगले दिन शू बीमार पड़ जाती है। शियाओ यान मीटिंग में होते हैं, लेकिन ब्रेसलेट से शू की हालत का पता चल जाता है। वह कॉल करके पूछते हैं, तुम ठीक हो? शू हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? वह कहते हैं, तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे ब्रेसलेट से जुड़ा हुआ है। बाद में जब शियाओ यान उसे डिनर के लिए लेने जाते हैं, वह फोन नहीं उठाती। वह ऊपर जाते हैं और उसका दरवाजा बंद पाते हैं। शू को तेज बुखार होता है और वह बाथटब में बेहोश पड़ी होती है। शियाओ यान किसी तरह घर में दाखिल होकर दरवाजा खोलते हैं। शू आधे कपड़ों में खड़ी होती है। वह मुंह फेर कर पूछते हैं, तुम ठीक हो? शू इतनी बीमार होती है कि खड़ी भी नहीं हो पाती। वह कहते हैं, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, लेकिन गलती से वह दरवाजा बंद कर देते हैं। शू किसी तरह बाहर आती है और शियाओ यान की गोद में गिर जाती है। वह उसे बिस्तर पर लिटाते हैं और कंबल ठीक करते हैं, जिससे वह और पास आ जाते हैं। शू आधी बेहोशू में उसे फ्लाइंग किस देती है। शियाओ यान चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह शू उठती है और देखती है कि बू उसके बगल में सो रहा है। उसी वक्त शियाओ यान कमरे में आते हैं। वह पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह जवाब देते हैं, बू पूरी रात तुम्हारा ख्याल रख रहा था, उसे सोने दो। शू बाहर आती है और देखती है कि घर साफ सुथरा है। समझ जाती है कि शियाओ यान ने रात में सब साफ किया। तभी उसे याद आता है कि शियाओ यान ने उसे अधनंगे देखा था और उसने फ्लाइंग किस भी दी थी। शर्मिंदा होकर वह पूछती है, क्या तुमने मेरे कपड़े बदले? शियाओ यान कहते हैं, हाँ। वह डर जाती है, तो तुमने सब कुछ देख लिया? जैसे ही वह कुछ कहने लगते हैं, शू चाकू उठा लेती है और कहती है, अब इस बारे में एक शब्द भी मत कहना। तभी बू आता है और शू कहती है, सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं मना पाई। क्या गिफ्ट चाहिए? बू लिखता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ बनो। शू चौंकती है और इसे मजाक समझकर कहती है, ठीक है, जब चाहो मुझे माँ बुला लेना। फिर जब शियाओ यान बेटे को ले जाने लगता है, शू कहती है, मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन शियाओ यान उसे आराम करने को कहते हैं। रात को शियाओ यान शू का कार्टून ड्रा देखता है, जो बू के तकिए पर बना होता है और उस पर लिखा होता है, मैं एक माँ चाहता हूँ। शियाओ यान बू से कहता है, तुम खुद उससे बात कर सकते हो। यह सुनकर बू निराश हो जाता है। अगले दिन शियाओ यान और बू शू के घर के बाहर उसका इंतजार करते हैं। जब वह काम के लिए बाहर आती है तो उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। शियाओ यान कहता है, आज तुम पूरा दिन बू के साथ बिताओगी, सब कुछ पहले से तय है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बू ने शियाओ यान के दोस्त ग्वेन से कहा था, मैं चाहता हूँ कि शू मेरी मम्मी बने। ग्वेन ने उसे कई आइडियाज दिए थे, जिन्हें बू अब एक एक करके लागू करने वाला है। प्लान के अनुसार वे शू को एक गेम जोन ले जाते हैं और उसे और शियाओ यान को एस्केप रूम में भेज देते हैं। उम्मीद होती है कि दोनों 2 घंटे में आपस में करीब आ जाएंगे, लेकिन वे सिर्फ 10 मिनट में ही बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वे पिकनिक स्पॉट जाते हैं। वहाँ बू ग्वेन को मैसेज करता है और उन्हें भी बुला लेता है। जैसे ही वे अपनी जगह पहुंचते हैं, बू जानबूझकर एक बॉल दूर फेंकता है ताकि शू उसे उठाने जाए। वह अपने पापा से कहता है, मुझे ठंड लग रही है, तो शियाओ यान उसकी जैकेट लाने चले जाते हैं। इसी बीच बू ग्वेन को देख लेता है और मौका देखकर उसके पास चला जाता है। वे दोनों कार के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं और ग्वेन वह फोटो शियाओ यान को भेज देता है। फिर ग्वेन और बू साथ में वहां से चले जाते हैं और पिकनिक का सारा सामान वहीं छोड़ देते हैं। शू और शियाओ यान दोनों बू को ढूंढते हैं। शियाओ यान को फोन पर वही फोटो मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि बू ग्वेन के साथ है। तभी शू को पानी में तैरती हुई बू की टोपी दिखती है और वह डर जाती है कि वह डूब गया है। वह तुरंत पानी में कूदने लगती है, लेकिन शियाओ यान उसे रोक लेता है और वह फोटो दिखाता है, जिससे पता चलता है कि बू सुरक्षित है। वे अपनी कार के पास वापस लौटते हैं, लेकिन कार वहां नहीं होती। दोनों के फोन पानी में खराब हो चुके होते हैं और काम नहीं कर रहे होते। अगले सीन में वे रात बिताने के लिए एक टेंट लगाते हैं। बाहर बैठे हुए शियाओ यान कहता है, तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए, ये तो पूरी तरह से भीग चुके हैं। शू कपड़े बदल कर वापस आती है और नूडल्स खाने लगती है। वह शियाओ यान से कहती है, तुम भी खाओ। पहले वह मना करता है, मुझे पसंद नहीं, लेकिन भूख से मजबूर होकर वह भी खाने लगता है। फिर शियाओ यान पूछता है, तुम बिना सोचे पानी में क्यों कूद गई? शू जवाब देती है, मुझे लगा बू डूब रहा है, मैंने कुछ नहीं सोचा और उसे बचाने के लिए कूद पड़ी। फिर वह पूछता है, तुमने बू से क्यों कहा कि वह तुम्हें माँ बुला सकता है? शू कहती है, वो तो मजाक था, क्योंकि उसकी माँ नहीं है। यह सुनकर शियाओ यान थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, तुम थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम करो। वे दोनों टेंट में आमने सामने लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अगले सीन में शियाओ यान और बू एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पार्टी में शू की दोस्त उसके ड्रेस की तारीफ करती है, लेकिन यांग की गर्लफ्रेंड उसका मजाक उड़ाती है। जब शियाओ यान और बू पार्टी में आते हैं तो यांग की गर्लफ्रेंड सबके सामने शू और शियाओ यान के रिश्ते को लेकर गॉसिप करने लगती है। इस पर रोक लगाने के लिए शियाओ यान माइक लेता है और शू को प्रपोज कर देता है। इस बार शू उसका प्रपोजल मना नहीं करती। शियाओ यान उसे रिंग पहनाता है और किस भी करता है। अगले दिन शियाओ यान शू को कॉल करता है, मैं तुमसे बू की अपॉइंटमेंट और एक प्रोजेक्ट अवार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। बाद में शू अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल आती है और देखती है कि वहाँ सब कुछ सजाया गया है। वह शियाओ यान और बू से मिलती है और पूछती है, ये सब क्या
है, सोशल मीडिया पर जो हमारी शादी और किस की बातें चल रही हैं वो सब झूठ है ना? शियाओ यान जवाब देता है, किस झूठा था, लेकिन प्रपोजल सच्चा था। शू कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? शियाओ यान मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें डर है कि तुम मुझसे प्यार कर बैठोगी? शू जवाब देती है, मैं शू हूँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। शियाओ यान उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे धक्का दे देती है। वह कहती है, सबको पहले ही लग रहा है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। शियाओ यान जवाब देता है, तुम भी मेरी मिस राइट नहीं हो। मैं एक सीईओ हूँ और मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान बू है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन शू सोचती है कि क्या वह अपने पेरेंट्स को उनके रिश्ते के बारे में बता दे। वह एक पेड़ पर फंसी हुई कार को देखती है और उसकी मदद करने जाती है। अपना ब्रेसलेट पॉकेट में रखती है, लेकिन वह वहीं गिर जाता है और खो जाता है। शियाओ यान उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। चिंतित होकर वह शू के घर जाता है। उधर शू अपने भाई फांग से मिलती है और दोनों साथ घर जाते हैं। रास्ते में शियाओ यान उन्हें देखता है, कार से उतरता है और शू की कलाई में ब्रेसलेट वापस पहनाता है। वह पूछता है, ये कौन है? शू का भाई अपना परिचय देता है, मैं उसका भाई फांग हूँ। शियाओ यान कहता है, शू मेरी मंगेतर है। फिर वह शू से कहता है, अब जब तुम मेरी मंगेतर हो तो तुम्हें मेरी इमेज की भी फिक्र करनी चाहिए। अगले सीन में शू घर में बैठी शियाओ यान के बारे में सोच रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलती है तो सामने उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं। वह उन्हें अंदर बुलाती है। वे शियाओ यान का जिक्र करते हैं और शू समझ जाती है कि उन्हें पहले से सब पता है। वह कहती है, ये शादी झूठी है। उसके माता पिता चौंक जाते हैं। इसके बाद शियाओ यान फांग के क्लिनिक आता है, जहाँ शू भी आती है। वह फांग से कहती है, चलो हॉट पॉट खाने चलते हैं। फांग पूछता है, क्या शियाओ यान भी हमारे साथ आएगा? शू जवाब देती है, नहीं, उसे हॉट पॉट पसंद नहीं। वे दोनों हॉट पॉट रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शियाओ यान उन्हें छुप कर देख रहा है। रेस्टोरेंट का मालिक कहता है, हमारी तीसरी सालगिरह है, जो जोड़ा एक दूसरे को हक या किस करेगा उसे छूट मिलेगी। फांग शू को हक करने उठता है, लेकिन शियाओ यान अचानक आ जाता है। शू उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, आओ हमारे साथ हॉट पॉट खाओ। अगले सीन में शियाओ यान शू के घर के बाहर खड़ा होता है। वह कहता है, चलो अंदर चलते हैं। शू बहाना बनाती है, मैं अभी तुम्हें अंदर नहीं ला सकती। शियाओ यान पूछता है, तुम्हें मुझे जानने में कितना समय लगेगा? वह जवाब देती है, 2 साल, क्योंकि तुम 29 साल के हो और मुझे तुम्हें जानने में इतना ही वक्त लगेगा। शियाओ यान जवाब देता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। ये लो, ये पेन ड्राइव है, इसमें मेरी सारी जानकारी है। शू वह पेन ड्राइव लेकर अंदर चली जाती है। बाद में जब शू अपने पेरेंट्स के साथ होती है, शियाओ यान आता है। वह धीरे से कहती है, अभी चले जाओ, मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन वह नहीं जाता। तभी उसके माता पिता बाहर आते हैं और उन्हें साथ देखकर चौंक जाते हैं। शियाओ यान उन्हें माँ और पापा कहकर संबोधित करता है। उनका व्यवहार देखकर वे प्रभावित हो जाते हैं और उसे अपने घर बुलाते हैं। शियाओ यान बहुत सारे गिफ्ट लेकर उनके घर आता है। जब शू उसे भेजने की कोशिश करती है, उसके माता पिता चुपके से कहते हैं, इसके साथ रहो। डिनर के दौरान शू की माँ पूछती है, बू की माँ के बारे में बताओ। शियाओ यान कहता है, वो मेरा जैविक बेटा नहीं है, वह मेरे बड़े भाई का बेटा है। जब मेरे भाई और भाभी की मौत हुई तब से मैंने ही उसे पाला है। यह सुनकर शू के माता पिता और भी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। शू बस चुपचाप शियाओ यान को देखती रहती है। फिर शियाओ यान पूछता है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? वो बताता है कि उसने ड्राइवर को बू के पास भेज दिया है। शू की माँ कहती है, हम तुम्हारे लिए अलग कमरा तैयार करवा देते हैं। लेकिन शियाओ यान कहता है, जरूरत नहीं, मैं शू के कमरे में रह जाऊंगा। शू अनमने मन से उसे अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, तुम बिस्तर पर सो, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। लेकिन शियाओ यान उसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ बिस्तर पर ही सो। वह फिर कहता है, आज मुझे जलन महसूस हुई। तुम्हारे पास परिवार है, मेरे पास सिर्फ एक घर है। परिवार नहीं, शू कहती है, लेकिन तुम्हारे पास बू है। शियाओ यान कहता है, मैं उसे एक पूरा परिवार नहीं दे पाया। तभी उसे कॉल आता है और वह घबरा जाता है। वह शू से कहता है, बू को बुखार है, वह हॉस्पिटल में है। वे दोनों हॉस्पिटल भागते हैं। बू दवाई लेने से मना करता है जब तक शियाओ यान उसे नहीं देता। फिर शियाओ यान शू से कहता है, आज सुबह मेरी मीटिंग थी, इसलिए बू को घर पर छोड़ दिया। आमतौर पर मैं उसे अपने साथ रखता हूँ। तुम पहली अनजान इंसान हो जिससे वह जुड़ गया है। जब शू जाने लगती है, शियाओ यान उसे रोकता है, आज रात बू के साथ रुको। उस रात बू पहली बार शू को माँ कहता है। अगली सुबह शू जाने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओ यान जाग जाता है। वह कहता है, अपना सामान पैक करो, अब से तुम हमारे साथ रहोगी। शू चौंक जाती है, मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा समझौता नहीं किया, मैं कहीं नहीं जा रही। शियाओ यान याद दिलाता है, तुमने बू से वादा किया था और कल रात उसने तुम्हें माँ कहा। शू जवाब देती है, बच्चे ऐसे मजाक करते रहते हैं, मैं उसकी असली माँ थोड़ी हूँ, और चली जाती है। अगले सीन में शू बू और शियाओ यान को देखती है। बू दौड़ कर आता है और कहता है, मम्मा मम्मा। शू उसे चुप कराती है और प्यार से बात करती है। फिर शियाओ यान से कहती है, यहाँ सब हमें जानते हैं, अगर किसी ने सुना कि वह मुझे माँ कह रहा है तो नई बातें शुरू हो जाएंगी। शियाओ यान जवाब देता है, अब अफवाह नहीं फैलेगी, क्योंकि जल्द ही तुम उसकी असली माँ बन जाओगी। वह ब्रेकफास्ट जो उसने शू के लिए बनाया है उसे देता है। शू उसे अनमने मन से ले लेती है और अपने काम पर चली जाती है। अगले सीन में शियाओ
शियाओ यान शू से कहता है, मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम बू का ध्यान रखना। शू जवाब देती है, तुम किस तरह के पिता हो? तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में है और तुम्हें काम की पड़ी है। शियाओ यान कहता है, अभी उसे तुम्हारी मुझसे ज्यादा जरूरत है। बाद में बू फिर शू को माँ कहता है। शू कहती है, मुझे वादा करो कि हॉस्पिटल में तुम मुझे माँ नहीं कहोगे। बू मान जाता है। शू डॉक्टर को बू की रिपोर्ट दिखाती है। डॉक्टर बताता है, अब बू बिल्कुल ठीक है, उसे घर ले जाया जा सकता है। शू बू की एक फोटो क्लिक करके शियाओ यान को भेज देती है। थोड़ी देर बाद जब बू को शू कहीं नहीं दिखती, वह टैबलेट लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक बच्चा टैबलेट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बू मना करता है, जिससे दूसरा बच्चा गिर जाता है। उस बच्चे की माँ बू को डांटती है, लेकिन तभी शू वहां आकर स्थिति को संभाल लेती है। अगले सीन में शियाओ यान अपने ट्रिप से लौटता है और देखता है कि शू बू के पास सोई हुई है। वह उसे कंबल ओढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह जागती है, वह पीछे हट जाता है। शू कहती है, अब बू का बुखार उतर गया है, क्या मैं जा सकती हूँ? शियाओ यान उसे गिफ्ट देता है जो वह ट्रिप से लाया था और कहता है, हाँ जा सकती हो। बाद में शियाओ यान बहुत परेशान होकर शू को बताता है, बू गायब हो गया है। वे दोनों उसे ढूंढने के लिए कार में निकलते हैं। शू पूछती है, क्या वह पहले भी ऐसे भाग चुका है? शियाओ यान जवाब देता है, हाँ, जब उसे पता चला था कि मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, तब भी वह भाग गया था। शू कहती है, मुझे पता है वह कहाँ होगा। वह शियाओ यान को अपने घर ले जाती है, जहाँ बू बाहर इंतजार करता मिलता है। शू उसे जोर से गले लगा लेती है और बू उससे चिपक जाता है। वे सब अंदर जाते हैं और शू खाना बनाने चली जाती है। बू अपने पापा से माफी मांगता है और शियाओ यान कहता है, इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। शियाओ यान फिर किचन में शू की मदद करने जाता है और हंसते हुए चिढ़ाता है, तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, फिर भी खुद को शेफ समझती हो। इस पर शू नाराज हो जाती है और कहती है, चलो कुकिंग कॉन्टेस्ट करते हैं। शियाओ यान ये चैलेंज स्वीकार कर लेता है। दोनों एक एक डिश बनाते हैं और बू को जज बनाते हैं। शियाओ यान को पूरा भरोसा होता है कि बू उसकी डिश पसंद करेगा, लेकिन बू को शू की डिश ज्यादा अच्छी लगती है और वह शू को नंबर देता है। इसके बाद शियाओ यान बू से कहता है, चलो घर चलते हैं। शू कहती है, मैं भी चलती हूँ, और कार में बैठ जाती है। रास्ते में शियाओ यान कहता है, मुझे पता है कि तुमने हीरो की अंगूठी खो दी है। यह सुनकर शू घबरा जाती है। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। शियाओ यान कहता है, तुमने ये भी तो वादा किया था कि तुम बू की माँ बनोगी। फिर वह कार साइड में रोकता है और उसे एक एग्रीमेंट साइन करने को देता है। इसमें लिखा है कि तुम मेरी पत्नी बनोगी और अंगूठी के लिए मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। शू पहले मना कर देती है। उसे डर होता है कि ऐसा करने से उसे वास्तव में पत्नी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, पर शियाओ यान उसे समझाता है, घबराओ मत, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। यह सुनकर शू गुस्से में आ जाती है और एग्रीमेंट साइन कर देती है। शियाओ यान कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करूंगा और अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें 2 करोड़ येन की पेनल्टी भरनी होगी। शू ये सुनकर दंग रह जाती है। जब शियाओ यान चला जाता है, शू एग्रीमेंट देखती है और उसे पता चलता है कि ये शर्तें सच में उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी। अगले सीन में शियाओ यान का सेक्रेटरी शू के पास आता है और कहता है, शियाओ यान ने तुम्हारा घर खरीद लिया है, ये कागज साइन कर दो। लेकिन शू साइन करने से मना कर देती है। बाहर शियाओ यान इंतजार कर रहा होता है कि शू बाहर आकर उसे धन्यवाद देगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह शियाओ यान के पैरों में गिर जाती है। शियाओ यान उसे उठाता है और शू पूछती है, तुमने मेरा घर क्यों खरीदा? शियाओ यान जवाब देता है, मुझे तुम्हारा बिखरा हुआ सामान अपने घर में नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने घर ही खरीद लिया। अगले दिन शू अपना सामान पैक करके शियाओ यान के घर शिफ्ट हो जाती है। शियाओ यान उसे घर का टूर देता है और फिर बू का कमरा दिखाता है, जहाँ शू को वही रुमाल और कद्दू मिलता है जो उसने पहले बू को दिए थे। फिर वह उसे उसका अपना कमरा दिखाता है और कहता है, हम कपल नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा अलग बेडरूम होगा। बाद में शू किचन में शियाओ यान को बुलाती है और बात करते करते उसे पीछे से गले लगा लेती है। चौंक कर शियाओ यान पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? शू जवाब देती है, हमें बू के सामने ऐसा दिखाना होगा कि हम एक खुशहाल कपल हैं। वे दोनों एक्टिंग करते रहते हैं और बू उनकी हरकतों पर ध्यान देने लगता है। एक और सीन में शियाओ यान बाथरूम की सफाई को लेकर शू को लेक्चर देता है, क्योंकि वह सफाई को लेकर बहुत सख्त है। बाद में शू छिपकर बू के लिए खाना बनाती है और वे दोनों साथ में खाते हैं। जब शियाओ यान आता है, वह पूछता है, ये कैसी खुशबू है? शू कोई बहाना बनाकर उसे वहां से भगा देती है और बू से कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगी, बस मेरे साथ रहो। फिर शू शियाओ यान को उन जगहों की लिस्ट दिखाती है जहां बू जाना चाहता था, लेकिन शियाओ यान सिर्फ म्यूजियम चुनता है, जो ना शू को पसंद है न बू को। शू बू से कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हें सारी जगहों पर ले जाऊंगी। अगले सीन में शू और बू छिपकर पार्क जाते हैं, लेकिन वहां बारिश शुरू हो जाती है और दोनों भीग जाते हैं। शियाओ यान छाता लेकर वहां पहुंच जाता है। उसे पहले ही पता चल गया था कि वे कहां गए हैं। घर लौटकर दोनों को खांसी हो जाती है। शियाओ यान उनके छिपाए गए खाने का रैपर दिखाकर उन्हें डांटता है और सजा के तौर पर उनके सारे स्नैक्स जब्त कर लेता है। बाद में शू उसे फांग का स्कूल दिखाती है और जब शियाओ यान
फांग के साथ उसकी तस्वीर देखता है तो जलन महसूस करता है। वह कहता है, अब तुम मिसेस शियाओ यान हो, तुम्हें अजनबियों से दूर रहना चाहिए। वह बू को फांग के स्कूल भेजने से भी मना कर देता है, जिससे शू गुस्से में डिनर छोड़कर चली जाती है। शियाओ यान उसे मैसेज करता है, पहले खा लो फिर बात करते हैं, लेकिन यह शू को और नाराज कर देता है क्योंकि उसने खुद आकर माफी नहीं मांगी। शू पैकिंग करने लगती है। शियाओ यान आता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो? शू कहती है, अपने घर में काम है, जा रही हूँ। उसे उम्मीद होती है कि शियाओ यान उसे रोकेगा, लेकिन वह कहता है, तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी। अगले दिन बू अपना सामान पैक करता है और अकेले ही शू के घर चला जाता है। शू को यह जानकर हैरानी होती है। टीवी देखते हुए शू शियाओ यान को कॉल करती है, बू मेरे पास है, आकर उसे ले जाओ। शियाओ यान तुरंत वहां आता है और शू कहती है, मुझे इस नौकरी से आजाद कर दो और बू के लिए कोई और नर्स रख लो। शियाओ यान कहता है, बू को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। वह बू को घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बू शू से चिपक जाता है और जाने से मना कर देता है। कई बार समझाने के बाद भी बू नहीं मानता तो शियाओ यान चला जाता है। अगले सीन में शू सीढ़ियों से गिर जाती है और शियाओ यान पास होते हुए भी उसे समय पर नहीं पकड़ पाता। इसके बाद शू अस्पताल में होती है और यांग उसका एक्सरे रिपोर्ट लाता है। शियाओ यान कहता है, हमें डॉक्टर बदलना होगा, ये तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। लेकिन शू कहती है, यांग अच्छा डॉक्टर है। बैंडेज लगाते हुए यांग कहता है, मैं माफी चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें धोखा दिया। शू जवाब देती है, अब माफी की जरूरत नहीं। शियाओ यान फिर शू को उठाकर घर ले जाता है, लेकिन शू कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह अनसुना कर देता है। अगले सीन में शियाओ यान शू के घर आता है। शू कहती है, घर जाओ, मुझे आराम करना है। लेकिन वह पास आकर कहता है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, मैं बू को यहाँ नहीं छोड़ सकता। वह चेतावनी देता है, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं केस कर दूंगा। शू नहीं सुनती तो वह उसे उठाकर कार में डाल देता है और घर ले जाता है। वहाँ वह उसे एक नया एग्रीमेंट साइन करने को देता है, लेकिन शू मना कर देती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने फांग के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जब मेरी टांग ठीक होगी मैं उसके साथ काम करूंगी। मैं यहाँ कब तक रहूंगी ये तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करेगा। अगर मैं चली गई तो बू का क्या होगा? शियाओ यान के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वह मान जाता है। शू कहती है, अब मुझे मेरे रूम तक ले चलो। शियाओ यान कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मंगवाऊंगा। लेकिन शू मना कर देती है तो वह खुद उसे कमरे तक ले जाता है। अगले सीन में शू शियाओ यान को सुपरमार्केट बुला लेती है, जिससे उसकी मीटिंग बीच में छूट जाती है। स्टोर में शू अपनी पसंद की हर चीज चुनती है, यहाँ तक कि स्नैक्स भी। इस बार शियाओ यान कुछ नहीं कहता। बाद में रात को जब वे सब डिनर कर रहे होते हैं, शियाओ यान कहता है, तेज मिर्च वाला मत खाओ। इससे शू नाराज होकर टेबल छोड़कर चली जाती है। उसे एक दराज में कई लड़कियों की पीठ दिखाने वाली तस्वीरें मिलती हैं और वह सोचने लगती है कि कहीं शियाओ यान का कोई और अफेयर तो नहीं है। बाथरूम में शू अपने बाल धोने में परेशानी महसूस करती है। तभी शियाओ यान आता है और उसके बाल धोने में मदद करता है। बाद में शियाओ यान एक स्केच देखता है उस लड़की का जो उसने कभी सपने में देखा था। वो सारी तस्वीरें उसी लड़की को ढूंढने के लिए इकट्ठा की गई थी। अगले दिन जब शियाओ यान ऑफिस जा रहा होता है, बू उससे कहता है, मम्मा को किस करो, और अपने मम्मी पापा की एक तस्वीर दिखाता है। शियाओ यान जब शू के पास जाता है वह घबरा जाती है। आखिर में वह उसकी गर्दन पर किस करता है। अगले सीन में शियाओ यान स्विमिंग कर रहे होते हैं और शू चुपचाप उनकी तस्वीरें लेने लगती है। जब शियाओ यान को पता चलता है, वह पूछते हैं, तुम क्या कर रही हो? शू हंसते हुए जवाब देती है, मैं ये तस्वीरें बाकी लड़कियों को भेजूंगी। शियाओ यान उसका फोन छीनकर सारी तस्वीरें डिलीट कर देता है। शू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह शियाओ यान पर गिर जाती है। वह उसे उठाकर संभालते हैं। बाद में शू को एक किताब में एक ग्रुप फोटो मिलती है, जिसमें एक लड़की शियाओ यान के बहुत पास खड़ी होती है। शू को शक होता है कि शायद यही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में शियाओ यान को बुखार हो जाता है और शू उसकी देखभाल करती है, जैसे एक पत्नी करती है। इसी दौरान उसका राज खुल जाता है। उसकी टांग पहले से ठीक थी, लेकिन वह शियाओ यान के सामने नाटक कर रही थी। बाद में शू अपनी दोस्त से फोन पर उसी लड़की के बारे में बात कर रही होती है, जिसे वह शियाओ यान की गर्लफ्रेंड समझ रही है। गलती से उसकी वॉइस मैसेज शियाओ यान को भेज जाती है। वह शू के कमरे में आता है और वो वॉइस मैसेज सामने चला देता है, लेकिन शू सोने का नाटक करती है। शियाओ यान कहता है, तुमने जो फोटो में देखा वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अगर तुम सच में मेरे अफेयर के बारे में जानना चाहती हो। तभी शू उठकर कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहती थी ताकि बू की ज्यादा अच्छे से मदद कर सकूं। शियाओ यान कहता है, अगर तुम यहाँ बू के इलाज के लिए हो तो तुम्हारा ध्यान उसी पर होना चाहिए, बाकी चीजों पर नहीं। अगले दिन शू शियाओ यान से बू की प्राइमरी स्कूल की बात करती है और बताती है, कल फांग के स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी है, बू को वहां जाना चाहिए ताकि वह नए दोस्त बना सके। शियाओ यान अनुमति दे देता है। अगले सीन में शू और फांग मिलकर बू को बेसबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी शियाओ यान आता है और कहता है, चलो एक खेल खेलते हैं। अगर मैं हार गया तो बू फांग के स्कूल जाएगा, अगर मैं जीत गया तो नहीं जाएगा। पहले राउंड में फांग और शियाओ यान के बीच मुकाबला होता है और दोनों बराबर स्कोर करते हैं। दूसरे राउंड में शियाओ यान और शू के बीच होता है, लेकिन शियाओ यान देखता है कि बू बहुत उत्साहित है तो वह जानबूझकर हार जाता है। अब सभी खुश हैं कि बू स्कूल जाएगा। अगले दिन शू उसे स्कूल भेजने के लिए
तैयार करती है ताकि वह आराम से एडजस्ट हो सके। जब वे बू को स्कूल छोड़ते हैं, वह देखता है कि बाकी बच्चे के माता पिता एक दूसरे को गुड बाय किस कर रहे हैं। एक महिला सुझाव देती है, आप लोग भी एक दूसरे को किस करो। बू पहले शू को किस करता है, फिर शू शियाओ यान को फेंक किस देती है। अब शियाओ यान की बारी होती है कि वह शियाओ को किस करे, लेकिन वह छिड़कर अपनी कार की तरफ चला जाता है। तभी फांग आता है और शू और बू को घर के अंदर इनवाइट करता है। शियाओ यान ये सब देखता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है, अगली मीटिंग उसी स्कूल के सामने वाले रेस्टोरेंट में शेड्यूल करो। रेस्टोरेंट में अगला सीन होता है जहाँ सब मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन शियाओ यान का ध्यान अभी भी बू पर टिका होता है क्योंकि वह उसके लिए चिंतित रहता है। अचानक वह शू को फांग के साथ देखता है और उसे कॉल करके कहता है, जल्दी घर आओ। शू घबराई हुई घर लौटती है और बू को कमरे में भेजकर पूछती है, क्या हुआ? शियाओ यान जवाब देता है, कुछ नहीं, मैं बस भूखा था। शू गुस्से में कहती है, तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया कि तुम्हें भूख लगी थी? शियाओ यान जवाब देता है, हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। अगर मैं भूखा रहूंगा तो मेरा काम प्रभावित होगा। शू उसके लिए नूडल्स बनाती है और कहती है, बिना चॉपस्टिक के खाओ। जैसे ही शियाओ यान चॉपस्टिक उठाने की कोशिश करता है, वह शू के पास आ जाता है और लगभग उसे किस करने ही वाला होता है। तभी उसकी आंटी अंदर आ जाती है। शियाओ यान शू का परिचय करवाता है, ये मेरी पत्नी है। आंटी बू के कमरे में जाती है और पूछती है, क्या मैं तुम्हें मम्मी ढूंढ दूं? बू लिखता है, मैं पहले ही अपनी मम्मी ढूंढ चुका हूँ। बाद में सभी डिनर के लिए बैठते हैं, लेकिन आंटी को शू पसंद नहीं आती और वह खाना खाए बिना ही चली जाती है। कार में आंटी किसी से कहती है, शियाओ यान और शू की शादी फेक है, लेकिन शियाओ यान अब उससे सच में प्यार करने लगा है। सामने वाला पूछता है, तो लिन का क्या? आंटी जवाब देती है, शियाओ यान लिन से ही शादी करेगा।